गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ईश्वर वर्मा। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 खंडों में या 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो खंड कौन कौन से हैं? ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। एक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसके अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे पी ब्लॉक तत्वों का रसायन। देखिए, जैसे एस ब्लॉक में समूह क्रमांक 1 और 2, और पी ब्लॉक में, ये पी ब्लॉक है, इसमें 3 से लेकर के 18 तक के तत्व आते हैं। और 13 से लेकर के 18 तक के तत्व आते हैं पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक के तत्व आते हैं। तो ये हम पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में इस अध्याय के अंतर्गत हम समूह क्रमांक 13 और 14 समूह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समूह क्रमांक 13 के बारे में आज देखते हैं विस्तार से। इस समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं उसको देख लेते हैं पहले। समूह 13 के तत्व: बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम। ये 5 तत्व 13 समूह के अंतर्गत आते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में देख लेते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बोरान का 5, एल्युमिनियम का 13, गैलेनियम का 31, 49 और थेलियम का है 81। ये इन तत्वों के बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम, इन तत्वों के क्रमशः परमाणु क्रमांक 5, 13, 31, 49 और 81 है। हमको कोई भी तत्व के या कोई भी समूह के वर्गों के बारे में या उन तत्वों के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमको उनका परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम उनका इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है उस तत्व के रासायनिक गुणों को विवेचना करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके तत्वों के संबंध में। सबसे पहले आप बोरान का देखते हैं। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस वर्ग के तत्वों के बारे में और खासकर चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि ये तत्व जो है वो इनकी सामान्य संयोजकता +3 होती है। इनकी सामान्य संयोजकता जो होती है समूह क्रमांक 13 के तत्व यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम, इन तत्वों के समान जो संयोजकता होती है, सामान्य संयोजकता +3 होती है। और इस वर्ग के तत्वों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमको खास तौर पे ये देखना है कि इन तत्वों के परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ में इन तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। वो क्रमिक परिवर्तन कौन कौन से हैं इसको हम बारी बारी से देखते जाएंगे। समूह क्रमांक 13 के तत्व अधिकांशतया जो होते हैं वो सहसंयोजी और आयनिक संयोजी दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। और इसमें से जो तत्व है बोरान, ये आध्यात्मिक तत्व है। बोरान जो है वो आध्यात्मिक तत्व है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम देखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले बोरान का देखते हैं। बोरान के आधार पर हम इस वर्ग के सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। बोरान का देखिए 5 इसका परमाणु क्रमांक है, 1s² एंड 2s², 2p1।
बोरान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रथम कोष है और ये इसका अंतिम कोष है। अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके संयोजकता कोष या अंतिम कोष, उसी को अंतिम कोष को या बाह्य कोष को ही संयोजकता कोष कहते हैं। और यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी भी तत्व के संयोजकता की परिभाषा 2-3 प्रकार से बताया जा सकता है। एक प्रकार उनमें से ये भी है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष या संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके आखिरी कोष में 2s2 यानी 2s² और 2p1 यानी इसके आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से इस वर्ग के सभी तत्वों के आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए इस वर्ग के तत्व जो है सामान्य संयोजकता +3 बताते हैं। +3 के मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। त्यागने का मतलब इसलिए प्लस बता रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन को। इसलिए इनकी संयोजकता जो होती है +3 होती है, 3 होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनकी एक और तुलना आपको करना है। हम इस वर्ग के तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन जब करेंगे तो सामान्यतः एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक में समूह क्रमांक 1 और समूह क्रमांक 2 आते हैं। सामान्यतः इस वर्ग की तुलना हम करेंगे तो एस ब्लॉक के तत्वों के साथ में ही करेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों में आप हम पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक के तत्व में समूह क्रमांक 1 और समूह क्रमांक 2 आता है। समूह क्रमांक 1 के तत्व में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि तत्व आते हैं और समूह क्रमांक 2 में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तत्व आते हैं। समूह क्रमांक 1 के तत्व को क्षार धातु में कहते हैं और समूह क्रमांक 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो हमको तुलना एस ब्लॉक के तत्वों के साथ में समूह क्रमांक 13 के तत्वों की करना है। आइए इसके गुणों के बारे में और देखते हैं। अब हम इसके बाद 13 समूह के तत्व में हम बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम पढ़ रहे हैं। 13 समूह के तत्वों को बोरान परिवार भी कहा जाता है। अब बोरान परिवार क्यों कहते हैं? कोई भी वर्ग में जो पहला तत्व होता है वो उस वर्ग में पाए जाने वाले अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, इसलिए जो पहला तत्व होता है उसको उस वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 13 समूह के तत्वों में पहला तत्व है बोरान, इसलिए समूह क्रमांक 13 के तत्वों को बोरान परिवार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि 13 समूह के तत्वों के गुण और बोरान के गुण में थोड़ी सी भिन्नता होती है। इस वर्ग में पाए जाने वाले अन्य तत्व जैसे एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम ये तत्व हैं, इनके गुण और बोरान के गुणों में सामान्यतः अंतर पाया जाता है। इसलिए इस वर्ग के तत्वों में या इसको समूह क्रमांक 13 के तत्वों को बोरान परिवार भी कहा जाता है। अब देखते हैं बोरान परिवार के आवर्ती गुणों में आवर्तिता, इसके आवर्ती गुण देखते हैं। आवर्तिता क्या है इसको पहले देख लेते हैं। जैसे समूह क्रमांक 13 के तत्वों के गुणों में आवर्तिता, आपने आवर्त सारणी देखा होगा। आवर्त सारणी को जैसे मैंने अभी बताया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। आपने ये भी देखा होगा आवर्त सारणी को, जैसे आप देखते हैं आवर्त सारणी को तो 1 से लेकर के आधुनिक आवर्त सारणी को 1 से लेकर के 18 वर्गों में बांटा गया है और
उनको 7 आवर्तों में बांटा गया है। इसी प्रकार जब भी हम कोई समूह के बारे में या समूह के तत्वों के बारे में गुणों का अध्ययन करेंगे तो किसी वर्ग विशेष में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। यही कहलाता है तत्वों के गुणों में आवर्तिता। क्योंकि कोई वर्ग विशेष में जैसे मान लीजिए हम 13 समूह के तत्व है, ये 13 समूह के तत्व में जैसे लिखते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलिनियम, इंडियम और थेलियम। देखिए जब इस समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तब इनके परमाणु भार में वृद्धि होती है। परमाणु भार में वृद्धि होगी माने इसका आकार बढ़ेगा, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तब भी उसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो दोनों के गुणों में हम आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। इनके गुणों में यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम समूह क्रमांक 13 के तत्वों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भौतिक गुण देखते हैं। देखिए मैंने जैसे अभी पहले बताया आपको कि हम इस वर्ग के किसी खास वर्ग तत्वों के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम इस वर्ग के समूह क्रमांक 13 के सभी तत्वों के सामान्य गुणों की चर्चा करेंगे। कोई एक तत्व के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। 13 समूह के तत्वों में जो जितने भी तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व पाए जाते हैं, इन 5 तत्वों के गुणों में सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, पूरे समूह के बारे में। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या बताना है आपको, सबसे पहले इनका घनत्व। घनत्व क्या होता है उसको देखते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले घनत्व, समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर समूह क्रमांक 13 में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, तो इनका घनत्व बढ़ता है। समूह क्रमांक 13 में ऊपर से आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उनके घनत्व बढ़ते हैं। उसके बाद में इनका गलनांक और क्वथनांक। नंबर दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक। समूह क्रमांक 13 के तत्वों में जैसे इनके गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर आता है उसको सबसे पहले देखते हैं। बोरान से गैलिनियम तक इनके जो क्वथनांक होते हैं वो घटता है। गलनांक जो है बोरान से लेकर के गैलिनियम तक इनका गलनांक घटता है। उसके बाद में जो और तत्व हैं गैलिनियम से लेकर के थेलियम तक ये बढ़ता है, जबकि क्वथनांक जो होता है, ये गलनांक के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, जबकि क्वथनांक जो होता है वो बोरान से लेकर के गैलिनियम तक इसमें बढ़ता है। दोनों चीजों में अंतर देख लीजिए आप। बोरान से लेकर के थेलियम तक ये घटता है। ये पहले जो बताया मैं गलनांक है, वो अब जो बता रहा हूं वो क्वथनांक है। क्वथनांक में ये बताना है आपको, बोरान से थेलियम तक घटता है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाष्पन भी इसी क्रम में घटता है। वाष्पन जो होने की क्रिया है वो भी इसी क्रम में घटता है। अब इसका तीसरा गुण है वो है परमाणु त्रिज्या। वह आयनन त्रिज्या।
सबसे पहले आप ये जान लीजिए परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। आपने इसके पहले वाले कक्षा में या इसके पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा परमाणु त्रिज्या है क्या चीज, किसको बोलते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद आयनन त्रिज्या को समझेंगे। उसके बाद फिर हम इस समूह क्रमांक, इस 13 समूह क्रमांक के तत्वों के परमाणु त्रिज्या और आयनन त्रिज्या के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है उसको देखते हैं। ये सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे ये कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये उसका कोई भी परमाणु का नाभिक है, हम बोरान का ही मान लेते हैं। और बोरान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे है, आप देखिए, आप बोरान 5 1s² एंड 2s² 2p1, ये प्रथम कोष और ये अंतिम कोष, इसमें 2 ही कोष होते हैं। अब इसी के हिसाब से ये इनका परमाणु क्रमांक है 5। परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ है। ये पहले कक्षा में, ये देखिए आप, ये पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में ये अंतिम कोष है। अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 और ये 3। मैं आपको ये बता रहा था, हम ये देख रहे थे कि परमाणु त्रिज्या है क्या चीज। नाभिक से, ये देखिए आप बोर्ड की ओर देखिए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो औसत दूरी होती है वो दूरी कहलाता है आपका त्रिज्या। ये इलेक्ट्रॉन को देखिए आप, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो औसत दूरी है वो कितनी है, वो कहलाता है परमाणु त्रिज्या। समझ में आ रहा है ये। अब उसके पश्चात में ये त्रिज्या जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने इसके पहले वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा, एक होता है वांडर वाल की त्रिज्या और दूसरा होता है सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वर्ग के तत्व जो होते हैं वो अधिकांशतः सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, यानी इनका जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजन बंध के द्वारा होता है। सहसंयोजन बंध कैसे बनता है उसको हम आगे का अध्याय में पढ़ेंगे। आइए आगे के उसमें पढ़ेंगे। ये परमाणु त्रिज्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, वांडर वाल की त्रिज्या पहला, और दूसरा है सहसंयोजक त्रिज्या। ये 2 प्रकार की त्रिज्या होती। किसी भी परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को बताना है, इसी के हिसाब से इनका 2 प्रकार से बांटते हैं, एक वांडर वाल की त्रिज्या और दूसरा है सहसंयोजक त्रिज्या। अब वांडर वाल की त्रिज्या किसे कहते हैं, आपने इसके पहले वाले कक्षाओं में आपने अच्छी तरह अध्ययन किया है। देखिए इसको आप इस तरीके से समझिए, ये यहां पर आप 2 अणु देख रहे हैं, एक अणु ये है और उसका एक परमाणु ये है और इसका दूसरा परमाणु ये है और ये उसका नाभिक है। उसी प्रकार एक अणु ये है, इसका एक परमाणु ये है, उसका नाभिक ये है और दूसरे परमाणु का नाभिक ये है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वांडर वाल की त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको आप समझ लीजिए। वांडर वाल त्रिज्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के, देखिए ध्यान से आप, किसी परमाणु के 2 अणुओं के, किसी परमाणु के या किसी तत्व के 2 अणुओं के, उनके नाभिकों के बीच के दूरी के आधा को कहते हैं वांडर वाल की त्रिज्या। ये कहलाता है वांडर वाल की त्रिज्या। इस त्रिज्या को हम कहते हैं वांडर वाल की त्रिज्या। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या को हमने 2 प्रकार से बांटा है, 2 प्रकार होते हैं, एक वांडर वाल की त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। तो वांडर वाल की त्रिज्या किसे कहते हैं उसको मैंने परिभाषित किया, किन्हीं 2 अणुओं के उनके नाभिकों के बीच के दूरी के आधा को हम कहते हैं वांडर वाल की त्रिज्या। एक अणु ये है, उसका एक परमाणु ये, दूसरा परमाणु ये, और उस परमाणु का नाभिक ये, और इस परमाणु का नाभिक ये दूसरा अणु है, उसका एक परमाणु ये का नाभिक ये और दूसरे परमाणु का नाभिक ये। तो मैंने पहले बताया आपको, किसी 2 अणुओं के उसके निकटतम
किसी दो अणुओं के निकटतम नाभिकों के बीच के दूरी के आधा को हम कहते हैं वांडर वाल की त्रिज्या। ठीक है, उसके पश्चात में दूसरा होता है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या देखिए आप, ये दोनों में अंतर देखिए, किसी एक अणु के उनके निकटतम नाभिकों के बीच के दूरी के आधा को हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। किसी एक अणु के उनके निकटतम नाभिकों के बीच के दूरी के आधा को हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, ये हो गया आपके त्रिज्या के विषय में। तो हमको ये बताना है कि इस वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, उसको देखना है। ये सबसे पहले देखिए आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वर्ग यानी समूह क्रमांक 13 के तत्वों का जो गुण है वो हमको समूह क्रमांक 1 यानी क्षार धातु में, जिसमें सोडियम पोटेशियम होता है, दूसरा समूह क्रमांक 2 जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, उससे तुलना करना है अपने को। तो सबसे पहले परमाणु त्रिज्या हम उसी से करते हैं। परमाणु त्रिज्या में इसके अंतर्गत हमको ये देखना है समूह क्रमांक 13 के तत्वों का परमाणु त्रिज्या उनके संगत यानी समूह क्रमांक 1 और 2 के तत्वों के परमाणु त्रिज्या से कम होती है, यानी छोटी होती है। ये क्यों होती है उसके बारे में देखिए आप, क्यों ऐसा होता है ये, इसको देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि ये समूह क्रमांक 2 समूह क्रमांक 1 एवं 2, ये 1 और 2 से तुलना करना है हमको। क्यों ऐसा होता है उसको हम देखते हैं। ये समूह क्रमांक 13 के तत्व यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम, इस वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या समूह क्रमांक 2 यानी समूह क्रमांक 2 यानी 1 और 2 के तत्वों से इनकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। क्यों ऐसा होता है ये, उसके कारण ये बताना है आपको। क्योंकि इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ता है लेकिन कक्षों की संख्या स्थिर रहती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नाभिक की ओर आते हैं, कक्षों की संख्या वही रहती है, इसलिए इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो समूह क्रमांक 1 और 2 से छोटी होती है। उदाहरण तौर देखिए आप कैसे ऐसे होता है ये। मान लेते हैं हम ये बोरान का परमाणु स्ट्रक्चर है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी दूसरी कक्षा में ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ये उसी प्रकार लिथियम को देख लेते हैं। इस वर्ग के तत्वों में एक तत्व है लिथियम। तुलना जब कर रहे हैं दोनों के बारे में देखते हैं हम। लिथियम का स्ट्रक्चर होता है ये 3 होता है, तो ये इसका नाभिक है, ये इसका पहली कक्षा है और ये इसका दूसरी कक्षा है। ये 3 इलेक्ट्रॉन है ये। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक की ओर जाते हैं, और नाभिक की ओर जाने का मतलब ये इसका आकार छोटा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है ये, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है जो धन आवेश से आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश से आवेशित होता है, इसलिए इनका नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यानी नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जो आता है, जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है ये, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसका आकार छोटा हो जाता है ये। ठीक, आकार छोटा होने के कारण समझ में आ गया आपको। नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं। नाभिकीय आवेश समझ में आ रहा है ना, एक बार और समझ लीजिए नाभिकीय आवेश को। जैसे मैंने आपको बताया नाभिक जो होता है उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो धनावेश युक्त होता है और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार के आवेश नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश वाला होता है। ठीक, ये प्रोटॉन यानी नाभिक का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए इसका आकार छोटा हो जाता है। यही कहलाता है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो सबसे पहले नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है प्रोटॉन में, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है ये,
इसलिए इसका आकार छोटा हो जाता है ये, ठीक है ना। ये कहलाता है नाभिकीय आवेश। कक्षों की संख्या वही रहती है, कक्षा की संख्या बढ़ता नहीं है, ये वही रहता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की ओर आकर्षित होने की वजह से इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाती है ये। उसके पश्चात में इसके दूसरे जो और तत्व हैं उसको देखना है। ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? हाँ, हम देख रहे थे परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि समूह क्रमांक 13 के तत्वों के परमाणु त्रिज्या समूह क्रमांक 1 और 2 यानी एस ब्लॉक के तत्वों से इसकी त्रिज्या कम होती है, यानी त्रिज्या इसकी छोटी होती है। अब इसमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, किसी वर्ग में यानी समूह क्रमांक 13 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि परमाणु का भार बढ़ता है। परमाणु के भार बढ़ने की वजह से इनके कोषों यानी कक्षों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या मतलब ये संख्या बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए बोरान में दो ही कक्षा है, यहाँ पर 1 और ये 2। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो उनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों बढ़ता है। दोनों बढ़ने की वजह से इनका परमाणु त्रिज्या बढ़ती है ऊपर से नीचे की ओर। जैसे मान लिया इसका 5 है, इसका 13 है, इसका 31 है, इसका 49 है और इसका 81 है। देखिए ये परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनों को वितरण करते हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ा है तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी। कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या छोटी बड़ी होगी ना। जैसे देखो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और जैसे 13 इलेक्ट्रॉन। देखिए त्रिज्या कैसे छोटी बड़ी होती है। आप त्रिज्या को मैंने डिटेल में आपको बताया। देखिए कोई भी तत्व के बारे में डिटेल में जानना है तो हमको सबसे पहले उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? कोई भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। जैसे वितरण करके बता रहे हैं, जैसे आप देखिए ये बोरान है, बोरान का 5 होता है 1s²। इसको 5 को बांटना है, कक्षों में वितरण करना है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा पाउली का नियम, अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम। तो ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इसी प्रकार से पूर्व कक्षाओं में 10वीं में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। 1s², 2s², 2p1। ये देखिए यानी इसमें 2 कक्ष हैं। एक कक्षा एक ये है और दूसरा ये है। ये बाहरी कोष कहलाता है। ये संयोजी कोष भी कहते हैं इसको। और उसी प्रकार एल्युमिनियम का लिखते हैं। देखिए आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आना मतलब ऐसे आना, ऐसे आना मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम। ये देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है 5, 13, 31, 49, 81। ये बढ़ रहा है ये। अब एल्युमिनियम का देखिए इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनों को वितरण कर देते हैं। एल्युमिनियम का कौन से कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1s², 13 को बांटना है इसमें। ये परमाणु क्रमांक 13 को बांटना है। 2s², 2p6, 3s², 3p कितने हो गए? 6, 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12 और ये 13। ये देखिए ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13। देखिए इसको अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में देखें आप। देखिए आप इस प्रकार से पहले इसका देख लीजिए, बोरान का। ये बोरान का नाभिक, ये इसमें 2 कक्षा हैं, 1 और ये 2। और उसके बाद में ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई, 1, 2 और ये 3। इसी प्रकार एल्युमिनियम को बनाइए आप। जितने यहां पर दिया हुआ है उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में हमने बना दिया। ब्लैक बोर्ड की ओर देखो इधर। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3। ठीक है। अब इसी प्रकार एल्युमिनियम को बताते हैं। एल्युमिनियम का जैसे ये इसका नाभिक हो गया, ये इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये तीसरी कक्षा हो गई। 1, 2 और ये 3। देखिए त्रिज्या बढ़ गई ना इसकी इसमें 2 कक्ष हैं, 2 ही कक्षा हैं। इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या बढ़ गई इसमें 1, 2, 3। इसी प्रकार कक्षा बढ़ते जाएंगे। कक्षा बढ़ेंगे तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ते जाएगी। जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ते जाएगी। इसीलिए इस वर्ग में यानी समूह क्रमांक 13 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने से, क्योंकि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। ये उसके पश्चात में इसके परमाणु त्रिज्या के बारे में देखते हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है, देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने कहा कि समूह क्रमांक 13 में ऊपर से आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहां पर एल्युमिनियम से गैलियम की त्रिज्या कम होती है। ध्यान से देखिए आप, इसकी बढ़नी चाहिए ना, इसकी त्रिज्या गैलियम की त्रिज्या एल्युमिनियम से कम होती है, माने इसकी त्रिज्या छोटी होती है, जबकि बढ़ना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक 13 है, इसका 31 है, परमाणु भार बढ़े हुए हैं। उसका कारण बताना है आपको, क्यों ऐसा होता है। इसकी त्रिज्या बढ़नी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। लेकिन गैलियम की त्रिज्या जो है वो एल्युमिनियम से कम होती है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? ये उसका कारण ये है, इसको 2 चीजों को और नया समझना है आपको। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें गैलियम में डी ऑर्बिटल्स भरे होते हैं और डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह भरे होते हैं और इसके कारण इसका नाभिकीय आवेश जो है बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर ठीक ढंग से प्रभावी नहीं हो पाते, ठीक ढंग से परिलक्षित नहीं हो पाते, शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो पाता ये। इसलिए इसके परमाणु त्रिज्या जो है एल्युमिनियम से कम होती है। अब देखो ध्यान से आप, ऐसा क्यों होता है? इसमें परिरक्षण प्रभाव बताया है, जिसको अंग्रेजी में शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, इसको समझ लीजिए आप। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन गैलियम की त्रिज्या एल्युमिनियम से कम होती है। बढ़ना चाहिए ना, लेकिन इसकी त्रिज्या, गैलियम की त्रिज्या जो है एल्युमिनियम से कम होती है। इसका कारण मैंने आपको बताया क्यों ऐसा होता है ये। उसका कारण, पहला कारण ये है क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए होते हैं। इसका डी ऑर्बिटल्स यानी डी कक्षक जो होता है पूरे भरे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है ये, इसलिए इसका आकार छोटा हो जाता है। वो कैसे होता है? परिरक्षण प्रभाव के कारण। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है उसको देख लीजिए आप। क्या होता है, कोई भी, जैसे आप इसको देख लीजिए आप, परिरक्षण प्रभाव क्या है? अंग्रेजी में इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण एल्युमिनियम, गैलियम की त्रिज्या एल्युमिनियम से कम है, ठीक है। एक कारण बताया, इसका बताया गया, मैंने आपको बताया क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल्स, गैलियम के डी ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं और साथ में इसका परिरक्षण प्रभाव जो है वो कम होता है। कैसे परिरक्षण प्रभाव कम होता है? क्या कारण है? जैसे देखिए आप, आने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखिए ध्यान से, आने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये नाभिक का, ध्यान से देखिए, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण अधिक होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों परमाणु भार बढ़ते जाता है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है तो बाह्य कोश में नाभिक का आकर्षण कम रहता है। बातें समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। नाभिक
जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये नाभिकीय आकर्षण कहलाता है, ये नाभिकीय आवेश कहलाता है ये। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके बाह्य कोश में नाभिक का प्रभाव यानी नाभिकीय प्रभाव कम होते जाता है। ये नाभिक का प्रभाव बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों पर कम होते जाता है, इसलिए इसका आकार बढ़ते जाता है। लेकिन गैलियम में वही स्थिति रहती है। गैलियम में नाभिक का आवेश जो है वो बरकरार रहता है, ये इस पर प्रभाव कम होता है, इसलिए एल्यूमिनियम की अपेक्षा गैलियम की त्रिज्या कम होती है ये, ठीक है। दो चीजें बताया आपको, परिरक्षण प्रभाव। अब उसके बाद में इसका जो अगला पॉइंट है वो है, हाँ एक और चीज बताना है आपको, आयनन त्रिज्या। आयनन त्रिज्या इसको भी समझ लीजिए आप। आयनन त्रिज्या, ये आयनन त्रिज्या क्या होती है? ये आयन मतलब क्या है देखिए ध्यान से, ये बोरान है। आप बोरान को देखिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, आयनन त्रिज्या बोल रहा है ये, ठीक है। हम इसको फिर से देख लेते हैं। ये 1s² एंड 2s², 2p1, ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा। एक एक चीज को समझ लीजिए। परमाणु त्रिज्या अलग चीज है, आयनन त्रिज्या बता रहे हैं आपको। आयनन त्रिज्या में क्या होता है ये देखिए आप, इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखिए आप। ये बोरान का नाभिक है, हमें बोरान का एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये बोरान का पहली कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। आयनन मतलब क्या होता है? यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का आना, वो कहलाता है आयन। जैसे मान लीजिए ये बोरान है, ये बोरान है, ठीक है। ये सामान्य अवस्था में ये उदासीन है, ठीक है। अब उसके बाद में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कहलाएगा आपका B1+। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये यहां पर, ये तो ये B1+2 कहलाएगा ये। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन बारी बारी से निकल गए तो ये कहलाता है, ये त्रिज्या छोटी हो गई, छोटी हो गई ना, तो ये कहलाएगा आयनन त्रिज्या, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो देगा मतलब प्लस में होगा, वो प्लस में होगा ना, तो देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या कहलाए, त्रिज्या छोटी हो जाएगी। यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसकी त्रिज्या 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये कहलाता है आयनन त्रिज्या, ठीक है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो उस परमाणु का आयनन त्रिज्या कहलाता है, ठीक। समझ में आ गया? दोनों चीजें समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और निकलना वो आयनन में बदलता है। ये ऋण आवेश वाले जितने होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेश वाले होते हैं। लेकिन ये धन आवेश वाले हैं ये, तो इस सूरत में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बारी बारी से निकल जाते हैं, इसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है। ये कहलाता है आयनन त्रिज्या, ठीक है। दोनों चीज आप समझ में आ गया, परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या। इसके बाद आते हैं हम आयनन ऊर्जा। सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका भौतिक गुण में आयनन ऊर्जा है, उसको देख लेते हैं हम। आयनन ऊर्जा क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम आयनन ऊर्जा को पढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा, इसी को आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन विभव, ये देख लीजिए, पहले आप इसको समझ जाइए, फिर इसके बाद में इस वर्ग के आयनन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझ लेते हैं हम, ठीक है। किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक या ली गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमको ऊर्जा लगानी पड़ेगी।
पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाएगा। तो किसी भी परमाणु के उसकी कक्षक से या कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ली गई या दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। यही आयनन विभव भी कहलाता है। इसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से इसको व्यक्त करते हैं, ईवी से इसको व्यक्त किया जाता है। अब उसके बाद में आयनन ऊर्जा को देखते हैं क्या होता है इसमें, ध्यान से देखते हैं। ये देखिए 13 समूह के तत्वों का आयनन ऊर्जा समूह क्रमांक 1 और 2 यानी एस ब्लॉक के तत्वों से इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है। दोनों बातें समझ में। अब क्यों कम होती है उसको हम बारी बारी से देखते हैं। ये पहले आप समझ लीजिए कि समूह क्रमांक 13 के तत्वों का आयनन ऊर्जा उसके संगत समूह यानी समूह क्रमांक 1 और 2 के तत्वों से इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है। अब क्यों कम होती है उसको भी देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ये उसको देखते हैं। ये कम होने के पीछे क्या कारण है ये उसके पीछे देखते हैं अपन। ध्यान से देखिए आप, हम तुलना कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्वों के साथ में, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, यहां पर बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके कक्ष से निकालने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा, ठीक है। लेकिन ये कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्थायित्व को प्राप्त करने वाले होते हैं। देखिए ध्यान से आप, आपने किसी भी परमाणु के स्थायित्व 3 प्रकार से होती है। कैसे 3 प्रकार से, ये देखिए आप पहले इसको समझ जाइए, फिर ऊर्जा को हम ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये S, P, D और F, ठीक है। इतने ब्लॉक में हम तत्वों को बांटे हैं। S की अधिकतम क्षमता है, इस कोश की अधिकतम क्षमता है इलेक्ट्रॉन की 2 की, और इसकी अधिकतम क्षमता है 6 की, इसकी अधिकतम क्षमता है 10 की, और इसकी अधिकतम क्षमता है 14 की, ठीक है। इस प्रकार इसको देखिए आप, ये देखिए, ये इसके सब ऑर्बिटल, इसको समझ लीजिए आप ध्यान से पहले। ये देखिए, ये उपकोश कहलाते हैं। उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऐसा। इसमें ये देखिए आप, ये इस प्रकार px, py और ये pz, ये सब कोश कहलाते हैं। ये कहलाता है px, ये py और ये pz, ये px, py, pz। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये p कक्षक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी 10 की है, मैंने 5 दूने 10, 5 इसमें सब ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 7 सब ऑर्बिटल्स होंगे, और प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। तो ये देखिए आप, एस की क्षमता कितनी है, 2 की, पी की क्षमता कितनी, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते पी कक्षक में, ठीक है। और डी की 10 और एफ की 14, ये इसकी क्षमता है कक्षकों की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम आते हैं अब आयनन ऊर्जा। मैंने जैसे बताया कि इसकी आयनन ऊर्जा समूह क्रमांक 1 और 2 यानी एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा कम होती है। देखिए आप ध्यान से, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, ये पी कक्षक है, पी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके स्थायित्व को भी समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से आप, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी सब ऑर्बिटल्स में स्थायी कब रहता है, वो ध्यान से देखिए। जब 3 प्रकार से होता है, पूर्ण पूरित कक्षक, आपका 11वीं क्लास है, आपको 11वीं क्लास में पूरा फंडामेंटल है, इसलिए आप प्रत्येक शब्दों को ध्यान से समझिए। देख, कक्षक की स्थायित्व 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये कक्षक है ये, ठीक है। कक्षक की स्थायित्व को 3 प्रकार से, एक तो पहला नंबर होता है पूर्ण पूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक। दूसरा अर्ध पूरित कक्षक, और तीसरा है आंशिक पूरित कक्षक, आंशिक पूरित कक्षक, ये, ठीक है। देखिए ध्यान से आप,
पूर्ण पूरित कक्षक किसे कहेंगे? देखो ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए, जैसे एक एस कक्षक है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूर्ण पूरित कहलाएगा। ये पी कक्षक है जिसकी क्षमता है 6 की, ये पूर्ण पूरित कहलाएगा। ठीक है, ऐसे में के इलेक्ट्रॉन को, ऐसे कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को जो पूर्ण पूरित है, जैसे इसकी क्षमता 2 की है एस की, और पी की क्षमता 6 की है, ये पूर्ण पूरित होगी। ये डी के कक्षक के 10 की है, यदि पूरा 10 के 10 है वो पूर्ण पूरित कहलाए। ऐसे कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा का आवश्यकता पड़ती है, यानी उसके आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जैसे माना जाए, ये देखिए आप, ये पूर्ण पूरित कहलाती है, ये सब पूर्ण पूरित है। दो एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, पी एक्स पी वाई पी जेड में, तो ये कहलाता है पूर्ण पूरित। यहां के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, तो ये कहलाता है पूर्ण पूरित। हाँ बच्चों, अब देखिए आज के अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है। समूह क्रमांक 13 के तत्वों, इस चीज को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के रसायन के संबंध में हमने कुछ इसके समूह क्रमांक 13 के तत्व में बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम आदि तत्व हैं, इसके भौतिक गुणों की चर्चा हमने आज किया है। अगले अध्याय में इसके आगे भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हाँ बच्चों, हम लोग इसमें 13वें समूह के तत्वों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़ रहे थे। उसमें भौतिक गुण में आयनिक त्रिज्या हम नहीं बता पाए हैं, इसको जोड़ लीजिए। तृतीय समूह के तत्वों में आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो बढ़ती है। तेरहवें समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। बच्चों इसको जोड़ लेना है आपको, बढ़ती है। और इसमें एक त्रुटि और हुई है, उसको सुधार लेंगे। 13वें समूह के तत्वों के सामान्य संयोजकता 3 होती है। 13वें समूह के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है, क्योंकि इसके आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको हमने पहले +3 बताया था, बल्कि वो +3 ना होकर के 13वें समूह के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होगी। इसको सुधार लीजिए बच्चों।